हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने आप सभी लोगों के सामने इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां दी और हम लोगों ने इस्लाम धर्म को पढ़ाने का सिलसिला प्रारंभ किया था। कल हम लोगों ने इतिहास के बारे में जानकारी ली और इस्लाम धर्म यानी कि इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम धर्म का उदय और इस्लाम धर्म के जो खलीफा हुए इस्लाम धर्म, उसके बारे में जानकारी दी। दोस्तों, हम लोगों ने सीखा कि महज 50 साल के अंदर ही हम इस्लाम धर्म जो था वो 3 पार्ट्स यानी 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला शिया मुस्लिम, दूसरा सुन्नी मुस्लिम और तीसरा सूफी संप्रदाय। उसके बाद आज दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत में विदेशी आक्रमण यानी कि फॉरेन इन्वेडर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में हमारे कौन कौन से विदेशी आक्रमण और कौन था वो जो हमारे देश में पहला विदेशी आक्रमण किया। भारत में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। पहला विदेशी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में, जो कि अरब का एक सेनापति था, अरब के एक शासक अल हज्जाज नामक शासक का सेनापति हुआ करता था। उसी ने हमारे देश में 712 ईस्वी में सबसे पहले विदेशी अटैक किया था। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम। अरब का एक शासक अल हज्जाज हुआ करता था। अरब जो आज मक्का यानी कि सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है, वहीं का एक रूलर अल हज्जाज हुआ करता था। उसी का सेनापति यानी कि आर्मी चीफ हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि हमारे इंडिया में जब दाहिर नामक यानी हमारे इंडिया के जब सिंध में यानी कि पंजाब के सिंध प्रांत में जब हिंदू रूलर यानी कि दाहिर नामक एक हिंदू शासक जब रूल किया करता था और उसी के शासनकाल में, उसी के समय में ही हमारे इंडिया में 712 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारे सिंध में यानी कि उस समय जो हमारा पंजाब प्रांत था यानी कि ये हमारा पंजाब प्रांत था, ये सिंध प्रांत था यानी कि सिंध में ही यानी कि पंजाब के सिंध प्रांत में ही एक हिंदू रूलर दाहिर नामक रूलर रूल किया करता था, जो एक ब्राह्मण वंश का था। ब्राह्मण वंश का दाहिर नामक एक रूलर रूल किया करता था। और यहीं पर यानी कि सिंध में ही एक पोर्ट हुआ करता था, देवल पोर्ट। यानी कि यहीं पर अरब सागर में ही एक देवल पोर्ट यानी देवल बंदरगाह हुआ करता था। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अल हज्जाज यानी कि जो उस समय जो बगदाद, उस समय आप सभी को पता होगा, हमने आप सभी को बताया भी था कि हुसैन की हत्या करके जो खलीफा का पद था वो बगदाद का ही एक शासक यानी कि बगदाद के ही शासक ने प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, तभी से जो खलीफा का पद था वो बगदाद में ही रहा, बगदाद के सुल्तान के पास था। और बगदाद के जितने भी सुल्तान हुए टाइम टू टाइम यहीं पर ही बगदाद का खलीफा हुआ करता था। खलीफा यानी कि उस समय बगदाद का एक खलीफा हुआ करता था, जिसके ही संरक्षण में अल हज्जाज ने उसी के संरक्षण में ही रहकर अरब का शासन किया करता, अरब में रूल किया करता था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि एक बार जब मोहम्मद बिन कासिम ने अल हज्जाज का एक जहाज यानी कि व्यापारी जहाज इस देवल पोर्ट से गुजर रहा था, तभी दाहिर के ही एक सेनापति ने इस देवल पोर्ट से गुजर रहे जहाजों को लूट लिया। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम और अल हज्जाज के
जो जहाज था वो देवलपोर्ट से गुजर रहा था और इसी देवलपोर्ट से गुजर रहे जहाज को दाहिर के ही सेनापति यानी आर्मी चीफ ने इसको लूट लिया। दोस्तों इससे बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा मोहम्मद बिन कासिम को और मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज को ही, दोनों को ही आर्थिक नुकसान पहुंचा, क्योंकि अल हज्जाज जो बगदाद और का उसी के संरक्षण में शासन किया करता था, तो इनडायरेक्टली आर्थिक नुकसान किसको पहुंचा? बगदाद के खलीफा को। बगदाद के खलीफा को आर्थिक नुकसान पहुंचा, इसलिए बगदाद के खलीफा दाहिर से बहुत रुष्ट हुआ और उसने अल हज्जाज को आज्ञा दी यानी आदेश दिया कि आप जाइए और दाहिर पर आक्रमण कीजिए। दोस्तों इसीलिए अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिए कि आप जाइए और दाहिर पर आक्रमण कीजिए और दाहिर की हत्या करके हमारे जो भी हमारी आर्थिक नुकसान हो गया उसकी आप भरपाई कीजिए। इसी से मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में हमारे पंजाब के सिंध प्रांत पर यानी दाहिर नामक शासक पर आक्रमण करता है दोस्तों, और 712 ईस्वी में ही दाहिर पर आक्रमण करके दाहिर की हत्या कर देता है। उसके बाद दोस्तों 2 साल तक ये हमारे इंडिया पर रूल करता है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया नामक कर लगाया था। लेकिन दोस्तों जजिया नामक कर, अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहले जजिया नामक कर किसने लगाया था, तो सबसे पहले जजिया नामक कर मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में लगाया था। लेकिन ये जो जजिया नामक कर है ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इंडिया में लगाया तो गया था, लेकिन ये कर यानी ये जो टैक्स था ये विकलांगों, विधवाओं और ब्राह्मणों इन तीनों को छोड़कर सबके ऊपर लगाया गया था। यानी कि जो नॉन मुस्लिम थे यानी कि जो गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर, यानी मुसलमानों को छोड़कर और ब्राह्मण, विधवा और विकलांगों इन तीनों को छोड़कर और मुसलमानों को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर चारों को, बाकी सबके ऊपर ये टैक्स लगाया गया था। यानी कि जो लोग नॉन मुस्लिम थे यानी जो काफिर थे उनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया था। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने जब अरब का आक्रमण हुआ था हमारे देश में, यानी मोहम्मद बिन कासिम का जब अटैक हुआ था हमारे देश में, तो इसने हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें लाई थी जो हमारे देश में नहीं थे। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में स्वर्ण के सिक्के यानी दिरहम कॉइन, जिसके दिरहम कॉइन के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में दिरहम सिक्के चलाए थे। इसी ने ही भारत में दिरहम सिक्के मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही भारत में दिरहम सिक्के चलाए गए। जजिया नामक कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही जजिया नामक कर लगाया गया था भारत में सबसे पहले। जजिया नामक कर जो नॉन मुस्लिम यानी गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था, जो अपनी आय का 1/2 यानी कि और 2/3 यानी कि 1/2 या 2/3 भाग होता था। जजिया नामक कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले भारत में लगाया गया था, जो कि अपनी आय का आधा और 2/3 यानी 2/3 पार्ट होता था। लेकिन दोस्तों ये जजिया नामक कर जो था वो ब्राह्मणों, विकलांगों और विधवाओं इन तीनों को छोड़कर सभी के ऊपर लगाया गया था। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही भारत में तमाम ऐसे भी सोर्सेज आए, यानी कि ऐसी भी चीजें आई जो हमारे इंडिया में नहीं थी। तो उनमें से मेजर आप लोगों को बता रहे हैं, सबसे पहला था मोहम्मद बिन कासिम यानी अरबों के द्वारा ही भारत में अरबी घोड़े, भारत में जो अरबी घोड़े आए थे वो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पीरियड यानी अरबों के द्वारा ही दिए गए थे। उसके बाद खजूर की खेती, जो है वो भी अरब यात्री यानी अरबों के द्वारा ही हमारे देश में लाई गई थी। ऊंट पालन, हमारे देश में जब ऊंट पालन जो था वो भी अरबों की देन थी, अरबों के द्वारा ही हमारे देश में ऊंट पालन प्रारंभ किया गया था। उसके बाद अरबों के ये जो हम लोग मानसून शब्द अरबों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। मानसून शब्द
अरबों की देन है। भारत में जो मानसून शब्द है वो हमारे देश में अरबों के द्वारा ही लाया गया था। दोस्तों भारत में मानचित्रावली यानी कि कार्टोग्राफी, मानचित्रावली भारत में अरबों के द्वारा ही लाई गई थी, यानी अरबों की देन थी। और दोस्तों भारत में मानचित्रावली अरबों की देन थी। उसके बाद हमारे इंडिया की दो फेमस बुक्स यानी कि पंचतंत्र और चरक संहिता। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी और चरक संहिता जो कि चरक के द्वारा लिखी गई थी। इन दोनों पुस्तकों का अरबी में अनुवाद कराया गया था। अरबी में अनुवाद कराया गया था, यानी कि अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन इन लोगों का कराया गया था, इन दोनों बुक्स का। आप सभी लोगों को पता होगा कि पंचतंत्र ये जो पंचतंत्र है ये हमारे पूरे विश्व में बाइबल के बाद सबसे सेकंड नंबर की सबसे फेमस बुक है। और इसी पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कालीला दुन्ना के नाम से कराया गया था। इसी पंचतंत्र का अनुवाद कालीला दुन्ना के नाम से कराया गया था। कालीला दुन्ना के नाम से इसी पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में कराया गया था। उसके बाद इसके 2 साल बाद 712 से 2 ही साल बाद 714 एडी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये जो ब्राह्मण दाहिर की 2 पुत्रियां हुआ करती थी। दाहिर की 2 पुत्रियां थी और अल हज्जाज यानी जो अरब का शासक था उसके 2 पुत्र हुआ करते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की हत्या करके इसकी दोनों पुत्रियों को अगवा कर लिया और अगवा करके इन दोनों पुत्रियों को अरब भेज दिया, क्योंकि इसके 2 पुत्र थे। उन दोनों पुत्रों के लिए इस दाहिर की दोनों पुत्रियों को भेज दिया। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये जो दोनों पुत्रियां थी, दाहिर की जो दोनों पुत्रियां थी, इन्होंने भी षड्यंत्र रचा और अल हज्जाज के दरबार में पहुंचकर उन्होंने ये बात बोली कि महाराज आपके आर्मी चीफ यानी आपके सेनापति ने हमारी इज्जत पहले लूट ली है और उसके बाद हमें आपके पुत्रों के लिए भेजा है। इसी बात से नाराज होकर अल हज्जाज ने 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भारत से वापस बुला लिया और उसकी हत्या करवा दी। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि 714 ईस्वी में अल हज्जाज के द्वारा ही मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी। इसके बाद 714 ईस्वी के बाद से मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता जिससे हमें मोहम्मद बिन कासिम के इतिहास के बारे में जानकारियां मिल सके। तो दोस्तों ये रहा हमारे देश में पहला अरबी आक्रमण। दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भारत में सबसे पहला अरब आक्रमणकारी था, जो कि अल हज्जाज का एक आर्मी चीफ यानी सेनापति हुआ करता था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया था और कहां पर पंजाब के सिंध प्रांत में दाहिर नामक एक ब्राह्मण हिंदू रूलर पर आक्रमण किया था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि देवलपोर्ट से ही अरबों का व्यापार हुआ करता था। एक बार दाहिर के एक सेनापति ने देवल बंदरगाह से गुजर रहे अल हज्जाज के जहाजी भेड़ों को लूट लिया और इसी बात से नाराज होकर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर पर आक्रमण करने के लिए कहा। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण करके इसकी हत्या कर दी और तभी से हमारे देश में मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ। तो मोहम्मद बिन कासिम से यानी अरब आक्रमणकारी से हमारे इतिहास में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने और कब प्रारंभ किया। तो 712 ईस्वी में
712 में सबसे पहले जजिया नामक कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और सबसे पहले दिरहम सिक्के, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले भारत में सबसे पहले दिरहम सिक्के किनके द्वारा चलाए गए थे, तो दिरहम सिक्के सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलाए गए थे। भारत में अरबी घोड़े मोहम्मद बिन कासिम यानी अरबों का ही देन है। भारत में खजूर की खेती का जो खजूर की खेती जो होने का श्रेय था वो अरबों को जाता है। भारत में ऊंट पालन का श्रेय अरबों को जाता है। भारत में जो मानसून शब्द आज हम लोग आजकल के टाइम पे जो हम मानसून शब्द के वर्णन करते हैं वो भी अरबों की देन है। भारत में मानचित्रावली जो कार्टोग्राफी का जो लोग हम मैपिंग करते हैं वो भी भारत में लाने का श्रेय अरबों को जाता है। और पंचतंत्र और चरक संहिता, दो भारत की दो फेमस बुक्स, इंडिया की जो दो फेमस बुक्स थी, पंचतंत्र जो बाइबिल के बाद सेकंड नंबर की पूरी विश्व की सबसे फेमस बुक है, उसका अरबी भाषा में अनुवाद इसी के समय में हुआ था। पंचतंत्र का अनुवाद कालीला दुमना के नाम से, अरबी में पंचतंत्र का अनुवाद कालीला दुमना के नाम से किया गया था। तो उसके बाद हम चलते हैं भारत में तुर्की आक्रमण, टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी हुआ करता था। महमूद गजनवी ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में आक्रमण किया, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। तो हम लोग लिखते हैं भारत में तुर्क आक्रमण, टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। भारत में तुर्क आक्रमण। आप सभी लोगों को पता होगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था और महमूद गजनवी के द्वारा ही भारत में सबसे पहले हिंदू रूलर जयपाल यानी कि जो उस समय पंजाब का शासक हुआ करता था, जयपाल के ऊपर उसने अटैक किया था। महमूद गजनवी यमनी वंश यानी कि गजनी वंश का एक प्रतापी शासक हुआ करता था। चलिए हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी गजनी वंश यामिनी वंश, इसी को हम यामिनी वंश के नाम से जानते हैं। तो यूरोप में जो आज टर्की के नाम से प्रसिद्ध है वहीं से महमूद गजनवी यानी कि यामिनी वंश, वहां पर उस समय महमूद गजनवी यामिनी वंश चला करता था। इसी यामिनी वंश का शासक महमूद गजनवी हुआ। दोस्तों महमूद गजनवी गजनी वंश का एक प्रतापी शासक हुआ करता था और गजनी वंश में ही इस समय अलब्तगीन नामक एक रूलर रूल किया करता था और इसी का ही एक स्लेव यानी कि दास हुआ करता था। इसी का ही एक दास सुबुक्तगीन हुआ करता था और इसी सुबुक्तगीन का बेटा यानी कि इसी सुबुक्तगीन का सन महमूद गजनवी। इसी सुबुक्तगीन का बेटा दोस्तों उस समय गजनी वंश यानी टर्की में या टर्किश में गजनी वंश या यामिनी वंश चला करता था। यामिनी वंश में ही अलब्तगीन नाम एक रूलर रूल किया करता था उसी का, क्योंकि इसके कोई भी संतान नहीं थी, इसकी कोई भी पुत्र नहीं थे, इसलिए इसने अपने दास सुबुक्तगीन को उस यामिनी वंश का शासक बनाया और उसी यामिनी वंश के शासक सुबुक्तगीन के द्वारा ही सबसे पहले भारत में तुर्क आक्रमण हुआ। दोस्तों अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए कि भारत में पहला तुर्क आक्रमण कौन किया था, दोस्तों सुबुक्तगीन के द्वारा प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था। प्रथम तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सुबुक्तगीन उस समय जो पंजाब का शासक यानी कि सिंध का शासक जयपाल हुआ करता था उस पर 1000 ईस्वी के पहले कई बार आक्रमण कर चुका था दोस्तों, लेकिन जयपाल ने सुबुक्तगीन को कई बार पराजित किया। लेकिन दोस्तों 1000 ईस्वी में जयपाल के ऊपर सुबुक्तगीन ने अटैक किया। दोस्तों सुबुक्तगीन इतनी बुरी तरह से पराजित हुआ कि उसके उसके कुछ समय बाद ही 1 साल 2 साल बाद ही सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई
उसी की मृत्यु के बाद ही इसका ही पुत्र महमूद गजनवी गजनी वंश यामनी वंश का शासक बना। उसी समय से महमूद गजनवी ने कसम खाई कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए मैं हर साल इंडिया पर एक आक्रमण करूंगा और इंडिया के जो भी राजवंश उस समय भारत में चल रहा होगा उसका तहस नहस कर दूंगा। महमूद गजनवी ने यही कसम खाई। तो तभी से ही महमूद गजनवी के भारत पर लगभग 17 आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। उसी में कुछ ऐसे भी फेमस आक्रमण है, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो ज्यादा फेमस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा प्रसिद्ध आक्रमण है महमूद गजनवी के, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो महमूद गजनवी का सबसे पहला आक्रमण 1000 में पेशावर के जयपाल पर हुआ, क्योंकि दोस्तों जयपाल ने सुबुद्दीन को बुरी तरह से हराया था और सुबुद्दीन को हराने के बाद ही उसके 2 साल बाद ही सुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। तो इसीलिए दोस्तों महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का सबसे फर्स्ट अटैक यानी कि प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में जयपाल पर हुआ। दोस्तों महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में सिंध के साथ जयपाल पर हुआ। दोस्तों इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जयपाल पर 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अटैक करके इसको पराजित करके छोड़ दिया। दोस्तों उसके बाद सेकंड अटैक, दूसरा आक्रमण पुनः 1001 एडी में ही जयपाल पर किया। दोस्तों दूसरा आक्रमण, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में जयपाल पर हुआ और इसको पराजित करके इसको जीवित छोड़ दिया। दोस्तों दूसरा आक्रमण 1000 ईस्वी में पुनः जयपाल पर किया और इसको पराजित करके इतना लज्जित करके छोड़ दिया। दोस्तों इसी बात से दुखी होकर जयपाल ने 1001 ईस्वी में ही आत्महत्या कर ली। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस युद्ध के पराजय से दुखी होकर जयपाल ने ही आत्महत्या कर ली। थर्ड अटैक, तीसरा आक्रमण महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण हिमाचल प्रदेश के नागरकोट मंदिर पर। हिमाचल प्रदेश तीसरा आक्रमण महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण हिमाचल प्रदेश के नागरकोट मंदिर पर किया, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नामक जिले में है। दोस्तों महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नामक जिले में स्थित नागरकोट मंदिर पर हुआ। महमूद गजनवी ने, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि महमूद गजनवी ने नागरकोट मंदिर को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। उसके बाद 1008 ईस्वी में इसने अनंतपाल को हराया। दोस्तों 1008 ईस्वी में इसने जयपाल के ही पुत्र यानी कि जयपाल की मृत्यु के बाद इसका पुत्र यानी कि इसका पुत्र आनंदपाल हुआ और 1008 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंदपाल को मोहम्मद बिन कासिम ने पुनः हराया। आनंदपाल को हराया। आनंदपाल जो कि जयपाल का पुत्र था। आनंदपाल जो कि जयपाल का पुत्र था 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा ही इसे पुनः हराया गया। उसके बाद 1011-12 में इसने मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया। इसका अगला आक्रमण 1011-1012 में मथुरा तथा उज्जैन पर आक्रमण किया। 1000
महमूद गजनवी ने 1011-1012 ईस्वी में क्रमशः महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 में सिंध के शासक जयपाल पर हुआ और दोस्तों महमूद गजनवी ने जयपाल का उपहास करके इसको छोड़ दिया। दूसरा आक्रमण भी दोस्तों महमूद गजनवी का 1001 ईस्वी में जयपाल पर किया और जयपाल का उपहास करके पुनः छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों जयपाल इस पराजय से इतना दुखी हुआ कि दोस्तों इतना लज्जित हुआ कि दोस्तों जयपाल ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण थर्ड अटैक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नामक जिले में स्थित नागरकोट मंदिर पर हुआ और इस मंदिर को महमूद गजनवी ने बुरी तरह से तोड़ दिया। 1008 ईस्वी में आनंदपाल को इसने हराया, यानी कि जो जयपाल का पुत्र आनंदपाल हुआ करता था 1008 ईस्वी में उसको इसने हराया महमूद गजनवी ने। 1011-12 ईस्वी में मथुरा के शासक मथुरा पर और उज्जैन पर आक्रमण किया और वहां के मंदिरों को बुरी तरह से तोड़ दिया। दोस्तों महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जो कि वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, वहां पर किया, उस मंदिर पर किया और उस मंदिर को तोड़कर वहां पर जो चक्रपाण स्वामी की मूर्ति थी उस मूर्ति को तुड़वाकर फेंकवा दिया। मतलब चक्रपाण स्वामी जो कि श्री कृष्ण भगवान के एक स्वरूप है, एक अवतार माने जाते हैं, उसको उनकी मूर्ति को दोस्तों महमूद गजनवी ने तुड़वाकर फेंकवा दिया था। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ। 17वां आक्रमण महमूद गजनवी का 1027 ईस्वी में राजस्थान के जाटों पर हुआ। दोस्तों इसी युद्ध से महमूद गजनवी को इतनी भारी क्षति हुई कि इस युद्ध के बाद महमूद गजनवी खुद को सरवाइव नहीं कर सका और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी से जुड़े कुछ तथ्य हम लोग और भी जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि महमूद गजनवी के शासनकाल में ही अलबरूनी नामक एक विदेशी यात्री, यानी कि एक तुर्क यात्री आया था और जिसने ही हमारे देश के कल्चर और संस्कृति का अध्ययन किया और उसी ने अपनी पुस्तक में हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा। दोस्तों अलबरूनी ने किताबुल हिंद 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ 1024 ईस्वी में अलबरूनी नामक टर्किश यात्री, यानी कि तुर्क यात्री भारत आया था 1024 ईस्वी में और इसी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखकर हमारे भारत और तुर्क आक्रमण, यानी कि इन सभी की घटनाओं की जानकारी देता है। उसके बाद फिरदौसी जो कि महमूद गजनवी का एक दरबारी कवि था, फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी और शाहनामा पुस्तक से ही हमारे महमूद गजनवी और हमारे इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां दी। तो दोस्तों फिरदौसी जो कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि हुआ करता था, तो इसी फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखकर हमारे महमूद गजनवी और हमारे इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां प्रस्तुत की हैं। दोस्तों उतवी ने चशनामा नामक रचना का फारसी में अनुवाद किया था। दोस्तों उतवी ने चशनामा नामक रचना का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और बैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन, यानी कि जो सुबुक्तगीन था, यानी कि महमूद गजनवी का पिता था बैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन की रचना की थी। दोस्तों ये चार विदेशी थे, विदेशी यात्री थे जिनसे हमारे इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। तो इसमें से पहला ये दोनों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में 1024 में भारत आया था। फिरदौसी किसका दरबारी कवि था और फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी, शाहनामा पुस्तक। अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी। बैहाकी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो बैहाकी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम तारीख सुबुक्तगीन था। उसके बाद भारत आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत में सबसे पहले सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था।
दोस्तों भारत में सबसे पहले गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम व्यक्ति जो था महमूद गजनवी था, जिसने भारत में पहली बार गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे दिल्ली सल्तनत में इसके बाद मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी के बाद हमारा दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होगी। और दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक होंगे सभी अपने आप को सुल्तान, सभी जितने भी शासक होंगे सभी को हम लोग सुल्तान कहेंगे। यानी कि सब हर एक शासक अपने आप को सुल्तान घोषित करेगा और बादशाह और पातशाह की पदवी धारण करेगा। तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले भारत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो महमूद गजनवी। अपने आप को भारत में सबसे पहले प्रथम सुल्तान किसने अपने आप को प्रथम सुल्तान कहा था भारत में? तो महमूद गजनवी था, जिसने अपने आप को प्रथम सुल्तान कहा था। दोस्तों गाजी शब्द का अर्थ आप सभी लोगों को पता होगा कि गाजी यानी कि गाजी उसे कहते हैं जो काफिरों को मारता है, यानी काफिरों को मारने वाला। ये काफिर कौन होते हैं? ये काफिर दोस्तों नॉन मुस्लिम्स होते हैं। नॉन मुस्लिम्स यानी कि गैर मुस्लिम को छोड़कर जितने भी लोग होंगे मुस्लिम छोड़कर वो सभी काफिर कहलाएंगे। और इन्हीं काफिरों को मारने वाला ही गाजी कहलाएगा। जो लोग काफिर को मारते हैं वो लोग गाजी की उपाधि धारण करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब खानों का युद्ध हुआ था तो खानों के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। यानी खानों के युद्ध में राणा सांगा को हराकर राणा सांगा की हत्या कर दी और राणा सांगा की हत्या करने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण कर दी बाबर ने। और खानों के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा यानी कि जिहाद मतलब धर्म युद्ध। जिहाद एक धर्म युद्ध है जो काफिरों के विरुद्ध चलाया जाता है। तो दोस्तों काफिरों को मारने वाला ही गाजी कहलाता है।